हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। चलिए इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां क्या होती हैं, मानव में पाचन के बारे में देखेंगे, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन को देखेंगे, अमीबा में संभरण एवं पाचन को देखेंगे और चैप्टर के एंड में हम जानेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अर्थात पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी अर्थात जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित अर्थात सम्मिलित है। पोषण में मतलब ग्रहण करने की और ऊर्जा प्राप्त करने की विधि इसमें सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के लिए अनेक संगठक है। स्मरण कीजिए और लिखिए। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन था, विटामिन था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो भोजन के घटक के रूप में थे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब प्रोटीन, ये सब क्या थे, भोजन के घटक थे। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ना दिखाया गया है। आगे देखते हैं। परिवर्तित होना या टूटना मतलब जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मतलब जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके जो संघटक होते हैं वो जटिल रूप में होते हैं, तो उनको हमारे शरीर के विभिन्न अंग मिलकर क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। टूटने की प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं और इस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब देखते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। आइए देखते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हम ह्यूमिंग बर्ड कहते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। यहाँ मधुमक्खी और ये मरमर पक्षी क्या करता है, हमिंग बर्ड क्या करता है, ये पौधों का मधु चूसते हैं, मकरंद जिसे कहते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, मतलब उनको विखंडित नहीं करते, पहले उनको पूरा निकल जाते हैं, चबाते नहीं हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। यहाँ आपको एक्टिविटी 2.1 दी गई है, क्रियाकलाप 2.1, इसको देख लेते हैं। टेबल 2.1 में, जो कि नीचे दिया गया है में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्रकार करने की विधि कौन सी है, आपको बताना है। चलिए देखते हैं। जंतु का नाम दिया गया है, आहार का प्रकार बताना है और आहार की विधि बतानी है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे घोंघा दिया गया है, घोंघा हो जाएगा आपका। यहाँ पे पूछा गया है घोंघा किस प्रकार का आहार ग्रहण करता है और उसके आहार ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं। घोंघा घास खाता है। घोंघा क्या करता है, घास खाता है
और उसके घास खाने के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, उसकी आहार की विधि क्या है, चबाते हैं। क्या करते हैं, चबाते हैं। उसकी आहार की विधि क्या है, चबाना। यहाँ आपको नीचे विधि भी दी गई है, इनमें से आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पे छीलना, चबाना, काटना, वेधन, पकड़ना तथा निगलना, तो इनमें से आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका घोंघा का चबाना हो जाएगा। और खाता क्या है घोंघा, घास खाता है। आगे है चींटी। चींटी क्या करती है, चींटी क्या खाती है, कीड़े खाती है। चींटी क्या खाती है, चींटी कीड़े खाती है। चींटी कीड़ा को खाती है, कीड़े। और इसके भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं, इसके भोजन ग्रहण करने की विधि होती है छील कर खाना, यानी ये छील कर खाते हैं उसको। और चील क्या खाता है, मांस खाता है। चील क्या खाता है, मांस खाता है। और इसके भोजन करने की विधि क्या है, इसके भोजन करने की विधि है पकड़ना और निगलना। क्या है इसके भोजन करने की विधि, पकड़ना और निगलना। आगे है मरमर पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड भी कह रहे थे। अब हम देखते हैं, ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ये फूलों के मकरंद को चूसते हैं, मतलब फूलों के मधु को चूसते हैं मरमर पक्षी। और हम पढ़ चुके हैं मधुमक्खी भी क्या करते हैं, फूलों के मधु को चूसते हैं। और इनके भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाएगी, चूसना, मतलब इनकी विधि हो जाएगी, इनके भोजन ग्रहण करने की विधि चूसना हो जाएगा। और जू क्या भोजन में ग्रहण करते हैं, रक्त करते हैं। भोजन में क्या लेते हैं जू, रक्त लेते हैं। और इनके भोजन ग्रहण करने की क्या विधि है, जैसे कि मरमर पक्षी का था क्या, चूसना, तो उसी प्रकार से जू भी क्या करते हैं, रक्त को चूसते हैं। और मच्छर भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, ये भी रक्त को ग्रहण करते हैं, सेम हो जाएगा। और इनके भी भोजन ग्रहण करने की विधि क्या हो जाएगी, चूसना हो जाएगी। तितली क्या करती हैं, तितली फूलों के मकरंद को ग्रहण करती हैं भोजन के रूप में। और इनके भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है, सिफोनिंग होती है। क्या होती है, सिफोनिंग। और मक्खी क्या भोजन में लेती है, सड़े हुए आहार। मक्खी भोजन के रूप में क्या लेती है, सड़े हुए आहार। और इनके भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है, सोख लेना। मक्खी के भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है, सोखना। अब यहाँ पे आहार की विधियां जो थी इसमें से हम देख रहे थे, आगे देखते हैं। अद्भुत सत्य के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है, इसको देखते हैं। स्टार फिश, जिसे हम तारा मछली कहते हैं, जो कि फिगर आपको 2.1 में दिखाया भी गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं। ये भोजन के रूप में क्या ग्रहण करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिन जंतुओं का कवच क्या होता है, कठोर कवच होता है। और वो बना किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। उन्हीं जंतुओं का क्या करती हैं, ये आहार करती हैं। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भागों को खाती हैं। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ये भोजन की विधि स्टारफिश में होती है। आगे देखते हैं प्रेक्षण सारणी, यानी कि जो टेबल 2.1 में ये आप लिख सकते हैं। आप लिखिए, देखिए, मतलब स्टार जैसे जंतुओं था घोघा, जू, ये सब, उसके नीचे स्टारफिश लिख सकते हैं और उसके भोजन ग्रहण करने की विधि लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम उन्हीं दिए हुए टॉपिक से तो लिख रहे थे कि क्या चूसना, जैसे कि पकड़ना और निगलना, चील करता है, मांस को खाता है, पकड़ना और निगलना उसका भोजन ग्रहण करने की विधि है। तो जो यहाँ पे आपको दिया गया था उससे आपको सहायता मिली ना, उसी की बात कह रहे हैं कि आपको नीचे दिए गए तथ्यों से सहायता मिलेगी। अब देखते हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन के बारे में देखते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन ग्रहण का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मुख गुहिका, ग्रास नली या जिसे ग्रसिका भी कहते हैं। आमाशय मतलब आपके आहार नाल के ये प्रमुख भाग हैं जिनको आप निम्न भागों में देख सकते हैं। आमाशय, क्षुद्रांत जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं, बृहदांत यानी बड़ी आंत,
जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मल द्वार अथवा इसे गुदा भी कहते हैं। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? मतलब ये जो हमारा आहार नाल है इसकी बात कह रहे हैं, क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल अर्थात पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। मतलब विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन होता रहता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि जो हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करता है। यकृत और अग्नाशय क्या करते हैं? लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय क्या करते हैं? पाचक रस का स्रावित करते हैं। पाचक रस जैसे कि हम जानते हैं यकृत पित्त रस को स्रावित करता है और पित्त रस क्या करता है? ये भोजन को पचाता तो नहीं है लेकिन वसा का पायसीकरण करता है अर्थात वसा को छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र जो कि आपको फिगर 2.2 में दिया गया है का निर्माण करते हैं। आप यहाँ फिगर 2.2 में आहार नाल की पूरा फिगर देख सकते हैं। ये देखिए दिया गया है आपको फिगर 2.2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख गुहिका दी गई है, लाला ग्रंथि दिया गया है, ग्रसिका दी गई है, आपको आमाशय दिया गया है, यकृत दिया गया है, ये यकृत देख सकते हैं, पित्ताशय दिया गया है, अग्नाशय दिया गया है, आप इनके विभिन्न भागों को देख सकते हैं। क्षुद्रांत दी गई है, बृहदांत दिया गया है, बृहदांत अर्थात बड़ी आंत मलाशय है जिसे हम गुदा भी कहते हैं। आगे देखिए, आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका के बारे में देखते हैं। अब हम भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब जो हम भोजन को अपने मुंह में डालते हैं, अंदर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। यहाँ पे बुझो फिगर 2.2 में जो कि अभी हमने उसका देखा फिगर आहार नाल का, उसके बारे में कह रहे हैं। दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। मतलब वो इतनी लंबी होती है, वो उतनी छोटे जगह पे कैसे हो गई? वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। यहाँ आपको पेज नंबर 17 पे इसकी लगभग लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। आइए आगे देखते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। मतलब पहले भोजन को मुख में लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है, जैसा कि आपको फिगर 2.3 में दिखाया गया है। यहाँ पे आपको फिगर 2.3 दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कृंतक है, रदनक है, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इसके बारे में बताया गया है। फिगर 2.3 हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसा कि फिगर 2.3 में दिया गया है उनके नाम। यहाँ एक्टिविटी आपको 2 दी गई है, क्रियाकलाप 2.2। आइए देखते हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने अर्थात कर्तन के लिए एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने अर्थात वेदन के लिए और फाड़ने के लिए काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने परीक्षण को टेबल 2.2 में लिखिए। यहाँ आपको टेबल 2.2 दी गई है, इसमें लिखना है। चलिए लिख देते हैं, बता देते हैं। जैसे कि कर्तन एवं दंशन हम किन दांतों से करते हैं? कर्तन एवं और निचले जबड़े में उनकी संख्या क्या होती है, ऊपरी जबड़े में संख्या क्या होती है और उनका योग क्या होता है? तो कृंतक जो कर्तन एवं दंशन दांत होते हैं उन्हें हम कृंतक कहते भी हैं और
उनकी निचले जबड़े में संख्या 4 होती है और ऊपरी जबड़े में भी 4 होती है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। चीरने एवं फाड़ने वाले दांतों की संख्या निचले जबड़े में 2 होती है और ऊपरी जबड़े में भी 2 होती है, तो इनका सम 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। चबाने एवं पीसने वाले दांत। चबाने वाले दांत अलग होते हैं और पीसने वाले दांत अलग होते हैं। इनमें 2 होते हैं, एक प्रीमोलर और दूसरा मोलर। प्रीमोलर मतलब जो कि आपने ऊपर पढ़ चुका है, अग्रचवर्णक। इन्हें क्या, ये अग्रचवर्णक और चवर्णक, यहाँ पे देख सकते हैं चबाने और पीसने वाले दांत चवर्णक और अग्रचवर्णक हैं। इनकी संख्या, जैसे कि हम अग्रचवर्णक की बात कर लें, अगर अग्रचवर्णक की बात करते हैं आप, तो इनकी संख्या 4 होती है निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में भी 4 होती है, तो इनका सम हो जाता है योग 12 हो जाता है। और प्रीमोलर हो गया हमारा, अग्रचवर्णक हो गया। अब हम चवर्णक की बात करें तो ये निचले जबड़े में 6 होते हैं और ऊपरी जबड़े में भी 6 होते हैं। यहाँ पे इनका जो सम था 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं प्रीमोलर अग्रचवर्णक के बारे में, तो इनका सम 8 हो जाएगा। और अगर हम चवर्णक की बात करते हैं तो 6 निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में भी 6 होती है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जो कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि कृंतक एवं दंशन के लिए जो कृंतक दांतों का यूज करते हैं हम, उनके निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े में दोनों में संख्या 4-4 होती है और उनका सम हो जाएगा योग 8 हो जाएगा। और यहाँ पे चीरने एवं फाड़ने के लिए रत्नक दांतों का यूज करते हैं, जिनकी संख्या निचले जबड़े में 2, ऊपरी जबड़े में 2 और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये था हमारा टेबल 2.2 जो कि भरने के लिए कहा गया था। आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है, अर्थात जिसे हम लार कहते हैं। और लार का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6.5 होता है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ दूध के दांत तथा अस्थायी दांत के बारे में बताया गया है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये गिरने लगते हैं। आगे देखते हैं। एक्टिविटी 2.3 दी गई है आपको। 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए तथा बी में चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। जैसा कि फिगर आपको 2.3 में दिया गया है कि आपको उबला चावल लेना है, फिर चबाया हुआ उबला चावल लेना है और उसमें फिर जल डालना है, दिया गया है। आगे देखते हैं। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन डालना है। पहले आपने देखा जल डाला है, फिर आयोडीन की बूंदें आप डाल रहे हैं। आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालेंगे तथा उनका प्रेक्षण करेंगे। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? आप देखेंगे परख नली के रंग में चेंज है। यहाँ पे उसका रंग क्या है, यहाँ पे उसका रंग क्या है, दोनों रंगों में परिवर्तन है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जो हमारे अंदर का, जो हमने चावल को चबा लिया था, उसमें क्या मिश्रित हो गया था, क्या मिक्स हो गया था? लाला रस। और जो कि चावल के मंड को क्या करता है? चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल, यानी जैसा कि फिगर आपको 2.6 में से जुड़ी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं जीभ एक मांसल पेशी है जो पीछे की ओर मुख गुहिका से के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, मतलब आगे से आप घुमा फिरा सकते हैं, किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य याद हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार,
को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। यहाँ ऊपर बॉक्स में दिया गया है कुछ, इसको देख लेते हैं। मिठाइयाँ और दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं, यानी अम्ल स्रावित करते हैं। उसका जो भोजन की शर्करा जो होती है उसको तोड़ते हैं और उससे क्या निकालते हैं, अम्ल निकालते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 4 देखेंगे, मतलब अम्ल क्या होता है इसके बारे में हम चैप्टर 4 में आगे पढ़ेंगे। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं, जैसा कि फिगर आपको 5 में दिखाया गया, 2.5 में। यहाँ आपको ABC करके दांतों का स्वरूप दिखाया गया है कि अगर दांतों में प्रॉब्लम होती है किस तरीके से दांतों को नुकसान हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति, इसलिए कहा जाता है कि जब रात को भी आप भोजन करते हैं तो उसके बाद आपको ब्रश कर लेना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, मतलब हमें अपने मुख को साफ रखना चाहिए। यहाँ जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीभ को यहाँ पे अग्रभाग है, ये अग्र किनारा है, ये पश्च किनारा है और ये पश्च भाग है। जैसे कि अग्रभाग में हम जनरली मीठा महसूस करते हैं और अग्र किनारे भाग में नमकीन, और यहाँ पर कड़वा, और पीछे के भाग में हम तीखा का अनुभव करते हैं, जिसे हम जनरली कड़वा भी उसे भी कहते हैं। आगे देखते हैं। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती, जो कि अभी हमने देखा, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। यहाँ एक्टिविटी 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि मतलब जीभ के किस भाग से मीठा और किस भाग से नमकीन और किस भाग से कड़वा और तीखा महसूस होता है। उसके बारे में हम एक्टिविटी 2.4 करके पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि किससे क्या महसूस होता है, कौन से भाग से, वही आप एक्टिविटी के जरिए पता लगाना है आपको। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस, मतलब नीम की पत्ती करेला का रस आपको कड़वा स्वाद देगा, नींबू का रस खट्टा देगा, नमक का विलयन नमकीन स्वाद देगा, चीनी का विलयन मीठा स्वाद देगा, जिससे आपको जीभ की विभिन्न स्वाद कलिकाओं का पता चल जाएगा। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। फिगर 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न, जो ऊपर हमने देखा, विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग, इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा फिगर 2.6 चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अर्थात अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। अब हम भोजन नली के बारे में देखते हैं, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो भोजन आप मुख गुहा में लेते हैं उसके बाद चबाने के बाद जब आप उसको निगलते हैं तो वो ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है, जैसा कि फिगर 2.2 पे आप देख सकते हैं। ऊपर जो हमने आहार नली देखी थी उसकी बात कह रहे हैं। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है।
ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को फिगर 2.7 की तरह नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन अर्थात जिसे हम वॉमिटिंग कहते हैं द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे आप जब भोजन निगलते हैं तो ग्रसिका से होता हुआ जाता है, आपके कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। यहाँ ग्रसिका में भोजन की गति को दिखाया गया है, कैसे भोजन ग्रसिका में गति कर रहा है नीचे की ओर। पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार की जाता है, मतलब जब हम भोजन निकलते हैं तो नीचे की ओर धकेला जाता है, तो जो हमें वमन होता है, वॉमिटिंग होती है तो मुख से बाहर आता है, वो उल्टी दिशा में कैसे गति करता है। अब हम देखते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, जो कि अभी हमने फिगर में देखा। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका अर्थात ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है, मतलब छोटी आंत में खुलता है। यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया गया, इसको देखते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रसनी है आपकी, वो आपके भोजन और आपकी सांस के लिए जो वायु है उन दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है, मतलब दोनों ग्रसनी में यात्रा करते हैं, दोनों ग्रसनी से होकर गुजरते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करता है तथा एक पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी जिसे हम जठर रस भी कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब हम देखते हैं क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के बारे में। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ऊपर एक बार हमें प्रश्न पूछा गया था कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे आपको लगभग में 7.5 मीटर लंबाई दी गई है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। आगे यहाँ बॉक्स में कुछ दिया गया, इसको बाद में देखते हैं, पहले ऊपर देख लेते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में, यकृत के बारे में यहाँ पे अब बता रहे हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी अर्थात दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। जहाँ पे पित्तरस इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। जैसा कि ऊपर आपको आहार नली जो दिया गया था वहाँ पे फिगर 2.2 में दिया गया था आहार नाल में। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अब अग्नाशय के बारे में बता रहे हैं जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है।
फिगर 2.2 में ऊपर आप देख चुके हैं। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत में। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको देखते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी यानी 1822 ईस्वी में एलेक्जेस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से फिगर 2.8 में दिया गया है ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यहाँ एलेक्जेस सेंट मार्टिन का गोली का घाव भी दिया गया है आपको। यहाँ पे आगे देखते हैं। क्षुद्रांत में अवशोषण मतलब छोटी आंत भोजन को अवशोषित कैसे करती है उसको देखते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है? हाँ, ये भोजन के अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीकरण की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदात अर्थात बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब हम यहाँ पे बृहदात के बारे में देखते हैं, बड़ी आंत के बारे में देखते हैं। बृहदात क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबी होती है और हमने देखा था छोटी आंत क्या थी, 7.5 मीटर लंबी थी। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों को अवशोषित करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। अब हम देखते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अभी हम मानव में देख रहे थे, अब हम घास खाने वाले जंतुओं में देखेंगे। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले अर्थात शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना खा रहे हो। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। मतलब वो घास को पहले जब जल्दी खा लेते हैं तो वो कहाँ इकट्ठा रहता है, फिर जो बाद में वो निकाल के उसको चबाते हैं, वो जहाँ इकट्ठा होता है उस भाग को क्या कहते हैं? रूमेन अर्थात प्रथम आमाशय कहते हैं। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, जैसा कि फिगर आपको 2.9 में यहाँ पे दिखाया गया है। रूमेन का भाग दिखाया गया है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल
कड कहते हैं, जुगाल अर्थात कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। मतलब एक बार वो अपनी छोटी आंत में अपने प्रथम आमाशय में रुमेन में रख लेता है, उसके बाद उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा उनकी निकाल कर फिर से चबाता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। यहाँ पर आपको अब दस्त के बारे में दिया गया है, इसको देख लेते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो रोमन प्रक्रिया कहते हैं वो हमने देखा था, अथवा जुगाली कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु जो जुगाली करते रहते हैं यानी रोमन प्रक्रिया करते हैं, रोमंथन प्रक्रिया करते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? रुमिनेंट कहते हैं अथवा रोमंथी कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रुमिनेंट अथवा रोमंथी पशु मतलब जो जुगाली करते हैं, जैसे कि हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते, मतलब एक बार में ही क्यों नहीं चबा लेते, बार बार क्यों जुगाली करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाते हैं। अब आगे देखते हैं, जानवरों जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। आपको फिगर 2.9 में आप अंधनाल को देख सकते हैं। यहाँ पे आप अंधनाल ये दिखाया गया है आपको, यहाँ पे ये अंधनाल है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये अंधनाल दिया गया है, ऑरेंज भाग यहाँ पे। आगे देखते हैं, भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मतलब भोजन मनुष्य के आहार नाल में ये नहीं होते हैं, इसी वजह से हम सेलुलोज का पाचन उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते जैसा कि पशुएं करते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप करने वाले हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन। मतलब अमीबा में ना ही मुख होता है ना ही कोई पाचन तंत्र, तो वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं और उनका पाचन करते हैं, देखते हैं। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकी जीव है। अमीबा की कोशिका एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं, जैसा कि फिगर आपको 2.10 में दिखाया गया है। अमीबा का फिगर आप इसमें केंद्रक देख सकते हैं, पादाप देख सकते हैं, खाद्य कणिका देख सकते हैं, उनको किस प्रकार अंतर्ग्रहित किया जाता है ये देख सकते हैं। खाद्य धानियां आपको दिखाई दे रही हैं और बहिक्षेपित अपशिष्ट, वो किस प्रकार अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं वो दिखाया गया है। आगे देखते हैं, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाप अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ
अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया है फिगर में। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। सेकंड पॉइंट है, आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुख गुहिका, ग्रशिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय से समाप्त होती है, मतलब ये आपका पूरा आहार नाल है, तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशय स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत में पूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल एवं कुछ लवण बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, प्राणियों में पोषण। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।